हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है 7th में और 7th में की वीडियो आज मैं आपके लिए टाइम पे ले आया हूँ। आई होप सो आप लोग खुश होंगे। ठीक है। तो आज टोटल मुझे 4 खबरें मिली हैं और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। और मुझे लगता है इसमें से एक दो खबर तो ऐसी है जो मैं आपको मार्क कर दूंगा, जो 100% पूछी जाएगी एग्जाम में। ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। राइट। एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, कोई बीमार ना हो। अगर गलती से भी आप में थोड़े से भी लक्षण दिखें तो अपना इलाज कीजिए। अगर हो गया तो आपको पता है 10-15 दिन आपके वेस्ट हो ही जाने हैं। राइट। तो इट्स वेरी बेसिक कि अपने आप को सेफ रखिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए मूव करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूज़ पे। हमारी फर्स्ट न्यूज़ जो है आज की वो है, कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्टेड एज डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर बाय इनाम। तो कोटक महिंद्रा बैंक को सेलेक्ट किया गया है एज अ डिजिटल पेमेंट पार्टनर बाय इनाम। अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा इनाम है क्या। इनाम इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। लेट मी सेलेक्ट अ पेन फर्स्ट। ये देखो, ये देख रहे हो आप, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिकली जो अभी इनेबल किया गया है, ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। इसको हम ई नाम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम हर जितनी भी मंडीज होती हैं और उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ताकि खरीदार को और बेचने वाले को, मतलब जो वहाँ पे आड़तिये होते हैं उनको, आड़त पे जो बैठते हैं, या फिर जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स होते हैं उनको, और जो फार्मर्स होते हैं जो वहाँ पे सामान बेचते हैं, उनके बीच में एक समन्वय बिठाया जा सके, ताकि डीलिंग्स इजिली इजिली फ्रीक्वेंट वे में हो सके और किसी को भी ज्यादा नुकसान ना हो, बहुत अच्छे से डील हो सके। तो अब इसमें खबर सिर्फ इतनी सी है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने बताया, कोटक महिंद्रा बैंक on Wednesday announced that it has been selected as a digital payments partner by the National Agriculture Market। ठीक है। उसने बोला कि कोटक महिंद्रा बैंक ने कि हमें चुन लिया गया है एज अ डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर। किसके द्वारा? ई नाम के लिए, ई नाम के द्वारा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा हमें उन्होंने अपना डिजिटल मार्केट पार्टनर बनाया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ई नाम पे जो भी पेमेंट्स होंगी होंगी डिजिटली ऑनलाइन, वो सब कोटक महिंद्रा के थ्रू होंगी। राइट। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इनिशिएटिव भी, और कोटक महिंद्रा को इससे बहुत फायदा होगा। कोटक महिंद्रा बैंक विल इनेबल एंड फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन द इनाम प्लेटफॉर्म, इंक्लूडिंग फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने वही बोला ना, अब कोटक महिंद्रा बैंक जो होगी वो इनेबल करेगी, एंड वो इनेबल करेगी और वो फैसिलिटेट करेगी, ताकि जितने भी वहां पे ट्रांजेक्शन हो वो ऑनलाइन हो पाए। ठीक है। और ये इसमें कोटक महिंद्रा बैंक का बहुत बड़ा रोल होगा, चाहे वो जो ऑनलाइन पेमेंट हो उसमें फार्मर्स इंक्लूड हो, ट्रेडर्स इंक्लूड हो, या फिर एफपीओज इंक्लूड हो। उन सबको अब कोटक महिंद्रा के थ्रू ही ये पेमेंट्स करने पड़ेंगे ई नाम पे, अगर उनको कोई ट्रांजेक्शन करना है तो। राइट। एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, द बैंक विल प्रोवाइड पेमेंट clearing and settlement services on the enam platform to facilitate trade between a buyer and a seller on a of an agri produce। तो बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक ने बोला है कि वो जो है वो एक एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव, एक इस इनिशिएटिव के थ्रू द बैंक विल प्रोवाइड पेमेंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विस। वो पेमेंट क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगी। किस पे? इनाम प्लेटफॉर्म पे। कौन करेगी प्रोवाइड? ये कोटक महिंद्रा बैंक। ताकि जो बायर्स सेलर्स हैं उनको आसानी से डील करने में आसान हो, और उनकी आसानी से पेमेंट्स हो पाए, और जो भी करना है, पेमेंट करना है या रिसीव करना है, वो आसानी से हो पाए। जो बायर होंगे वो पेमेंट करेंगे, जो सेलर होंगे वो पैसे रिसीव करेंगे। तो इन सब में कोई प्रॉब्लम ना आए, हैसल फ्री ये जो टेक्निक है, हैसल फ्री ट्रांजैक्शंस हो पाए, उसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे ये इनिशिएटिव ले रही है। Kotak has integrated its payment system and portal directly with the payment interface of the Enam। कोटक ने अपना कोटक ने जो अपना पेमेंट सिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर दिया है। किस पे? इनाम प्लेटफॉर्म के थ्रू। इनाम प्लेटफॉर्म पे उसको इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि विद द पेमेंट इंटरफेस ऑफ द इनाम, वही मैंने बोला, कोटक ने अपना जो इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर दिया है। किस पे? इनाम प्लेटफॉर्म पे। टू इनेबल क्विक एंड सेफ ट्रांजेक्शन फॉर एग्री पार्टिसिपेंट्स, जो एग्री पार्टिसिपेंट्स है, ताकि उनका जो पेमेंट है वो क्विक हो सके, जल्दी हो सके और सेफ हो सके, ताकि किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी टेंशन ना हो कि हाँ भैया पेमेंट हमने किया वो सही जगह गया है नहीं गया है, किसी तरह की कोई फ्रॉड ना हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए कोटक जो है वो उसने अपना खुद का जो उनका पेमेंट सिस्टम है उसको ई नाम पे लिंक कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि ये सब चीजें आसानी से हो पाए। राइट। तो बेसिकली आपके पास खबर इसमें इंपॉर्टेंट ये इतनी सी है
कि ई नाम प्लेटफॉर्म में जो ऑफिशियल बेसिकली वो बन गए हैं, डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर बन गए हैं, वो बन गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक। ई नाम के ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर हैं, डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर जो है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, देखिए। इरडई जो कि हमारे देश की इंश्योरेंस रेगुलेटर है, जिसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडई जिसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है इरडई का? मुंबई, सॉरी, इरडई का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ठीक है, सॉरी प्रभु। इरडई का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ठीक है। और खुंटिया जी इसके हेड हैं, आई थिंक प्रदीप खुंटिया हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, कोई खुंटिया है वो तो मुझे पता है, ठीक है। चलिए, अब एक बार मैं आपको बताता हूँ ये खबर क्या है। खबर सिर्फ इतनी सी है कि इरडई ने बोला है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इशूड गाइडलाइंस ऑन भारत यात्रा सुरक्षा। भारत यात्रा सुरक्षा पे उसने एक गाइडलाइंस दी है, द स्टैंडर्ड डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट विल प्रोवाइड कवरेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, तो बेसिकली इरडई ने डायरेक्ट किया है जितने भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं कि आपको एक स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस हर कंपनी को बेचना पड़ेगा जो ट्रैवल इंश्योरेंस बेचती है। आप अपने जो ट्रैवल इंश्योरेंस बेच रहे हो अलग अलग फैसिलिटीज के साथ, वो आप बेचते रहो, पर आपको एक और स्टैंडर्ड डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा, ठीक है। आपको याद होगा इससे पहले भी इरडई ने बहुत सारे स्टैंडर्ड, जैसे उन्होंने पहले कोरोना के लिए एक स्टैंडर्ड पॉलिसी हर कंपनी को बोली थी, जो कोरोना कवच के नाम से सारी कंपनियां लॉन्च कर रही थी, बेच रही थी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है। वैसे अब इन्होंने बोला है कि आपको एक स्टैंडर्ड भारत यात्रा सुरक्षा करके एक स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको बेचना पड़ेगा। हर ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी को बेचना पड़ेगा ये, वेदर ये सरकारी या फिर प्राइवेट जो भी हो, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए? दैट विल प्रोवाइड कवरेज, उसमें प्रोवाइड हो कवरेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डेथ डेथ परमानेंट कंप्लीट और डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर होना चाहिए, डेथ की कवरेज होनी चाहिए, परमानेंट और कंप्लीट पार्शियल डिसेबलमेंट, अगर किसी को परमानेंट या फिर कंप्लीट और पार्शियल डिसेबलमेंट होता है तो वो भी इसमें कवर होना चाहिए ड्यू टू एक्सीडेंट, फॉर ट्रैवल थ्रू टैक्सी, बस। और ये सब किस किस के थ्रू होना चाहिए? अगर आप टैक्सी से जाते हो वो भी कवर उसमें भी होना चाहिए, बस से जाते हो उसमें भी होना चाहिए, ट्रेन से जाते हो उसमें भी होना चाहिए, शिप से जाते हो उसमें भी होना चाहिए, और प्लेन से जाते हो उसमें भी होना चाहिए। तो बेसिकली खबर इतनी है कि इरडई ने अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उनको डायरेक्ट किया है कि आपको एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस ट्रैवल, एक स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि डोमेस्टिक हो वो आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। उसकी गाइडलाइंस हम आपको बना के देंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा? मिनिमम चीजें उसमें मिनिमम ये होगा कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करनी पड़ेंगी, डेथ की एक्सपेंसेस बेयर करनी पड़ेंगी, अगर किसी की मौत होती है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कितने पैसे देने हैं, परमानेंट या फिर पार्शियल डिसेबलमेंट अगर हुआ है किसी को तो उसकी वो भी कवरेज होगी उसमें। और वो ट्रैवल किसी भी मोड से वो ट्रैवल करें, वेदर इट्स टैक्सी, बस, ट्रेन, शिप और प्लेन, हर मोड में आपको ये स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस देना पड़ेगा। इफ समवन इज विलिंग टू टेक इट, आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये खबर है। द बेस कवर विल प्रोवाइड कवरेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख से 10 लाख। इसमें बोला गया जो बेसिक कवरेज होगा वो हॉस्पिटलाइजेशन का, हॉस्पिटल जब आप एक्सीडेंट होता है और आप हॉस्पिटल में जाते हो तो उसका जो खर्चा होगा वो मिनिमम 1 लाख से 10 लाख के बीच के रेंज में आपका होना चाहिए। मतलब इससे ज्यादा का होगा तो वो बंदा खुद बेयर करेगा, पर अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच का अगर खर्च हो एक्सीडेंट कवरेज में तो वो आपको बेयर करना पड़ेगा। एंड एन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख टू 1 करोड़। और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी आपको देना पड़ेगा, अगर किसी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसके लिए उसमें भी जो पैसे दिए जाएंगे वो 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में दिए जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बैंक इसमें फ्लक्चुएट कर सकती है, राइट। आप कितना प्रीमियम लोगे? आप बोलोगे अगर आप कम प्रीमियम दोगे तो आपको 1 लाख का कवरेज मिलेगा, आई मीन, पर उनने बोला 1 लाख से कम का नहीं हो सकता है और 10 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता है, आपको इतने मिनिमम करने पड़ेंगे, राइट। और सिमिलरली अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको 1 लाख रुपए कम से कम देना पड़ेगा और 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम है, इसके बीच में आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। ऑप्शनल कवर्स इंक्लूड कवरेज फॉर मिस्ड फ्लाइट कनेक्शन। इसमें कुछ ऑप्शनल कवरेज भी हैं जो सरकार ने बोला है वो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। ऑप्शनल कवर्स इंक्लूड कवरेज फॉर मिस्ड फ्लाइट कनेक्शन। अगर आप जा रहे हो फ्लाइट पकड़ने के लिए, आपकी फ्लाइट मिस हो गई तो इसमें वो भी कवरेज हो सकता है, अगर अगर कंपनी चाहे आपको दे सकती है कि हाँ भैया अगर आपकी फ्लाइट मिस हो गई तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज, अगर आपने कोई बैगेज चेक इन कराया है और वहां से वो खो जाता है तो उसके भी पैसे आपको मिल जाएंगे।
ट्रिप डिलेज बियॉन्ड 3 आवर्स, ठीक है। अगर आपने कोई ट्रिप प्लान किया हुआ है और वो ट्रिप का टाइम जो है, जैसे मान लो आपने आज की ट्रिप प्लान की हुई है दोपहर के 12 बजे की और अभी 9 बज गए हैं, आपको 3 घंटे 9 बजे से पहले, अगर आप 8 साढ़े 8 तक भी बुक कैंसिल कराते हो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, पर ट्रिप के 3 घंटे पहले तक आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। वही लिखा है यहाँ पे देखिए कि 3 घंटे पहले तक, ट्रिप डिलेज बियॉन्ड 3 आवर्स। अगर अगर आप 3 घंटे पहले तक अपनी ट्रिप को डिले कराना चाहते हो या आगे पोस्टपोन कराना चाहते हो तो वो आप करवा सकते हो, एंड कैंसिलेशन भी करवा सकते हो, ठीक है। पर उसके लिए कम से कम 3 घंटे पहले कराना पड़ेगा, उससे ज्यादा अगर लेट हो गया तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। As the proposed product will be issued as per journey and trip, policy holders won't be able to renew the policy, क्योंकि as the proposed product will be issued as per journey, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होंगे ये जर्नी के अकॉर्डिंग इशू किए जाएंगे या फिर ट्रिप के अकॉर्डिंग। जैसे कोई बंदा मान लो किसी को गोवा जाना है तो कोई बस से भी जा सकता है, ठीक है, कोई ट्रेन से भी जा सकता है, कोई प्लेन से भी जा सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ना, ये पॉलिसी कैसी बनेगी, राइट। इसलिए, और ये ट्रिप टू ट्रिप और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, इसलिए इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर गवर्नमेंट और द कंपनी कि इसको बार बार कैंसिल किया जा सके या रिन्यू किया जा सके। तो सरकार ने बोला है कि ये एक बार इशू हो जाएगी तो वो वैसी ही रहेगी, एज द प्रपोज प्रोडक्ट विल बी इशूड एज पर जर्नी एंड ट्रिप, पॉलिसी होल्डर्स वोंट बी एबल टू रिन्यू द पॉलिसी, पॉलिसी होल्डर्स इसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं। However, extension on payment of premium has been permitted. Extension on payment of premium, हाँ, अगर आपको प्रीमियम पेमेंट में प्रॉब्लम है तो वो आप एक्सटेंड करके थोड़े टाइम बाद दे सकते हो, ठीक है। वो भी आपके इंश्योरर पे डिपेंड करेगा, राइट। वो अगर आपको ऐसा अलाउ करता है तभी पॉसिबल है, ठीक है। However, extension on payment on premium has been permitted. There will only be a single premium payment which needs to be paid in advance. और इसका सिर्फ मात्र एक ही प्रीमियम होगा जो आपको एडवांस में पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके सिवाय इसका कोई प्रीमियम नहीं होगा। तो ये है पूरी खबर। चलिए चलते हैं तीसरी खबर की ओर। Amid COVID resurgence, Fitch predicts India's GDP growth at 9.5% for financial year 22। इसमें कोई खास खबर है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिया की स्थिति खराब है कोविड की वजह से, जगह जगह पे लॉकडाउन लग रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स लॉकडाउन में जा रहे हैं पार्शियली रूप से, कोई पार्शियल लॉकडाउन में जा रहा है, कोई कंप्लीट लॉकडाउन में जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है, तो इसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अभी आज नहीं, पहले पिछले 10-20 दिनों से भी ये आ रहा है और अगले 20-30 दिनों तक भी ये चलता रहेगा। अलग अलग एजेंसी जो है अपनी प्रोडिक्शन इंडिया को लेके जीडीपी की कम करती जाएगी। उसी में एक और नाम जुड़ गया है, फिच रेटिंग। फिच रेटिंग ने क्या किया है, अपनी जो प्रोडिक्शन थी फिच रेटिंग की पहले इंडिया की ग्रोथ रेट को लेकर 2021-22 की, वो पहले 11% थी, अब उसको घटा के उन्होंने 9.5% कर दिया गया है, ठीक है। द सडन एंड द स्टीप सर्ज इन द नंबर ऑफ कोरोना वायरस, वही उन्होंने रीजन दिया है कि जो सडन और जो स्टीप सर्ज आया है ना, बहुत जल्दी और बहुत तेजी से जो इंडिया में कोरोना वायरस केसेस बढ़े हैं, द हाईएस्ट एवर 4,12,262 न्यू इन्फेक्शंस एंड अ रिकॉर्ड ऑफ 3,980 डेली डेथ toll in a day has slammed the health system which seem to have collapsed। सरकारें और जो ये इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी ये देख के हैरान है कि एक साथ इतने केसेस आ रहे हैं और एक दिन में रिकॉर्ड 3,980 लोगों की डेथ हुई। तो उनका भी मानना है कि इंडिया में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो मेडिकल सिस्टम है, वो कोलैप्स कर गया है, राइट। इट फॉरकास्टेड रियल जीडीपी टू ग्रो एट 9.5% इन 2021-22, ठीक है। और देखो अर्लियर इसने क्या किया था, जीडीपी 11% की थी, अब उसने घटा के इसको 9.5% कर दिया गया है। ये भी देख लो इसमें क्या लिखा है, रिस्क टू दिस फॉरकास्ट आर टू द डाउनसाइड एज द सर्ज इन न्यू डेली कोविड-19 केस लोड्स विल मोस्ट लाइकली टू सी एन एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ लॉकडाउन, ठीक है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि ये जो 9.5% हमने घटाया किया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये और कम होएगा, यही उन्होंने बोला है। रिस्क टू दिस फॉरकास्ट आर टू द डाउन साइड, ये डाउन साइड ही अब जाएगा क्योंकि अलग अलग जगहों पे केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग सिचुएशन में लॉकडाउन में जा रही हैं, तो इकोनॉमी पे ये अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगी, राइट। तो इसका इम्पैक्ट और खराब होगा और ये जो रेटिंग्स हैं ये और कम हो जाएगी। इट सेड एडिंग दैट द रिसर्जेंस ऑफ कोविड-19 केसेस एक्सपोजर क्रैक्स इन द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। उसने साफ साफ बोला है कि भाई साहब अभी तो ये 9.5% है, हो सकता है माइट भी इन फ्यूचर आके ये 8, 7.5, 6.5 भी आ जाए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं फोर्थ स्लाइड पे, ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड है। कैबिनेट अप्रूव स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन आईडीबीआई बैंक, ठीक है। आप सबको पता होगा आईडीबीआई बैंक को इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, ठीक है। और क्या आपको पता है आईडीबीआई बैंक इन्होंने प्राइवेट तो कर दिया है पर अभी भी उसमें 94% शेयर गवर्नमेंट के ही हैं। कैसे हैं गवर्नमेंट के 94% शेयर, मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एलआईसी टुगेदर ओन मोर देन 94% ऑफ इक्विटी ऑफ आईडीबीआई बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 45.48% ओन करती है, ठीक है।
किसमें? आईडीबीआई बैंक में। और LIC 49.24% ओन करती है। तो LIC तो खुद एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर LIC ओन कर रही है 49.2% और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 45.48%, तो इनडायरेक्टली सरकार के पास 94% शेयर है आईडीबीआई बैंक का। LIC is currently the promoter of IDBI Bank with management control and government India is the co-promoter। तो अभी जो है LIC इसकी मैनेजमेंट को हेड कर रही है बिकॉज LIC हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो LIC इसकी मेन प्रमोटर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रमोटर है। पर अब सिचुएशन ये है कि द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन इट्स in principle approval for strategic disinvestment along with transfer of management control in IDBI Bank Limited। अब सरकार ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में ये साफ कर दिया है कि अब हम आईडीबीआई बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ ही साथ हम उसका मैनेजरियल कंट्रोल भी किसी और को दे देंगे। इसका मतलब साफ है कि LIC के अंदर सरकार तो अपना हिस्सा कम करेगी करेगी और तो और सरकार तो आईडीबीआई बैंक के अंदर अपना हिस्सा कम करेगी, LIC भी अपना हिस्सा कम करेगी आईडीबीआई बैंक के अंदर। और ये हिस्सा इतना कम होगा, इतना कम किया जाएगा कि फाइनली किसी एक प्राइवेट प्लेयर को एक मेजॉरिटी शेयर दे दिया जाए ताकि वो उसको टेक ओवर कर ले और मैनेजमेंट कंट्रोल भी किसी प्राइवेट के हाथ में चला जाए। ये सरकार ने डिसाइड किया है इसमें। The extent of respective shareholding to the station divested by Government of India and LIC shall be decided at the time of structuring of transaction in consultation with the Reserve Bank of India। यही इन्होंने बोला है कि कितना कौन कौन डिसइन्वेस्ट करेगा, सरकार कितना करेगी और LIC कितना करेगी, ये अभी तय नहीं किया गया है। ये RBI के साथ मीटिंग में बैठ के तय कर लिया जाएगा कि सरकार अपनी तरफ से कितना डिसइन्वेस्ट करेगी और LIC कितना डिसइन्वेस्ट करेगी। ठीक है, LIC बोर्ड had earlier approved stake dilution रिलिंक्विशिंग ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन आईडीबीआई बैंक। तो LIC ने पहले ही बोल दिया है कि हाँ भैया हम तैयार हैं अपनी शेयर्स को आईडीबीआई बैंक में कम करने के लिए। हमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन आए, हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आए, हम उसके अकॉर्डिंग अपने शेयर्स आईडीबीआई बैंक में कम कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरी खबर थी। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि आईडीबीआई बैंक में गवर्नमेंट और LIC का मिला के 94% का शेयर है। 100 में से 45.48% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और 49.24% शेयर LIC की है। और क्योंकि LIC की सबसे ज्यादा शेयर है तो LIC is currently handling the management there and LIC is currently promoter of IDBI Bank with management control in their hand and government want the management control to be transferred to somewhere else, to be transferred to some private party so that the IDBI Bank could be called the wholly owned a private bank। So that's why cabinet have approved the proposal that yes, we are here and we are in a situation that we will going to disinvest in IDBI Bank very soon by after meeting with RBI governor and RBI team and we will decide how much percentage of disinvestment will be done by from government of India share and LIC share, right? So this is all for today। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैंने आपको बोला था मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चंस 45 टू 50 क्वेश्चंस पर डे के दूंगा, बट थोड़ी सी सिचुएशन अप डाउन है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दे दूं। हाँ, मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको मई मंथ की पूरी दूंगा 1 मई से। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं एक दिन में दो दूंगा तो आपको 3 दिन में सारे मिल जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद मैं हर दिन आपको 50 क्वेश्चन दे दिया करूंगा जनरल अवेयरनेस की, पर वो शाम में मिलेंगे आपको रिवाइज के लिए 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए, राइट। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको पसंद आई हो तो। ठीक है, ये 4 आज की खबर थी, इससे ज़्यादा आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था बैंकिंग सेक्टर में, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।